आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच समकालीन कलाकार भज्जू श्याम जी हैं। सर का जन्म 1971 पाटनगढ़ एमपी में हुआ। सर ने अपनी कला शिक्षा जनगढ़ सिंह श्याम जी से प्राप्त की। देश विदेश में सर कई प्रदर्शनियों का हिस्सा रह चुके हैं तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कई सम्मानों से सम्मानित हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं भज्जू श्याम जी का। फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद जी। हम शुरुआत करते हैं आज के लाइव सेशन की आपसे यह पूछते हुए कि कला की शुरुआत आपके गुरु जनगढ़ सिंह श्याम जी से हुई आपके जीवन में। आप इस बारे में हमें कुछ बताइए। जी 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 हाँ, ये सच है कि मैंने पेंटिंग की शुरुआत जो है ना आदरणीय स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम से ही किया है। लेकिन मैं बताऊं, मेरा मेरा गांव है पाटनगढ़ गांव, जिला डिंडोरी, और अमरकंटक और के पास मेरा गांव है। वहाँ मैं मेरा जन्म हुआ। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई है। मैं 10वीं पास किया है, तो किसी भी तरीके से 10वीं पास करके काम की तलाश में मैंने इधर उधर मैंने अमरकंटक गया, गांव में भी काम किया। फिर काम की तलाश में ही मैं भोपाल आ गया था। और यहाँ आने के बाद की नौकरी की, इलेक्ट्रीशियन का काम किया और कुछ मजदूरी का काम किया। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ काम किए। लेकिन रही बात पेंटिंग की, तो मैं तो सोचा नहीं था कि मैं पेंटिंग करके करूँगा और पेंटिंग एक आर्टिस्ट बनूंगा। ये मुझे बिल्कुल मैंने कभी किया नहीं था। लेकिन चाचा से ही मैंने ये काम शुरू किया है। आप उसके बारे में और भी कुछ बताएंगे कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप वहां गए और आपने पहली बार पेंटिंग की। क्या भोपाल में ना? जी। हाँ हाँ, भोपाल में मैं यहाँ काम किया, बहुत सारे जगहों में काम किया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, तो नौकरी अच्छा कर रहा था मैं, मतलब 3 महीने लगभग कर लिया था। लेकिन अ, एक दिन मैं रात में सोते हुए पकड़ा गया। रात में नहीं, सुबह सुबह, क्योंकि पूरी रात मैंने नौकरी की, मतलब जाग के रहा। और उसके बाद सुबह 4 बजे सब लोग जब जाग गए थे, तो मैं थोड़ा सा झपकी मारने लगा। तो मेरा जो सुपरवाइजर था आया और वो देखा कि आप जो है ना सो रहे हो, तो सोते रहो, कोई बात नहीं। और जब मेरी तनख्वाह की बात आई, पैसे देने की बात आई, तो उस दिन का पैसे मेरा काट लिया था और बोले कि आप तुम सो रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो पूरी रात मैंने जाग के वहाँ नौकरी की है और सिक्योरिटी गार्ड की काम किया है। तो उन्होंने कहा सो रहे थे। तो मैं उस दिन से छोड़ दिया था काम मेरी। और उसके बाद फिर घर में बैठे रहा। और जनगढ़ चाचा जी के पास जो है ना 3-4 आर्टिस्ट पहले से ही काम कर रहे थे। सुरेश ध्रुवे, वेंकट श्याम, और शायद राम सिंह उर्वेती भी काम कर रहे थे वहाँ। और ये लोग पहले से काम कर रहे थे, तो मुझे पेंटिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं क्या कैसा होता है पेंटिंग, मैंने कभी किया नहीं था। तो अ, चाचा जी बोल रहे थे कि वो स्केच करके, और स्केच करने के बाद वो कलर करने के लिए मुझे बोल रहे थे कि वो स्केच के अंदर तुम कलर भरो, जैसे सब लोग ये कर रहे हैं वैसे करना। और वो स्केच करके और अपना ड्यूटी करने चले जाते थे। भारत भवन में उनकी सर्विस थी। काम करते थे, पेंटिंग करते थे। तो वो जो स्केच करते थे उसी कलर भरने का काम करता था, और अभी तक भर ही रहा हूँ, कलर का काम कर रहा हूँ। और धीरे धीरे 1 साल से करीबन उनके यहाँ काम करने लगा, तो मुझे उन्होंने डिटेलिंग का काम दिया। डिटेलिंग मतलब होता है डिजाइन करना उसके अंदर। अब हम एक बार प्लेन पोतते हैं इसमें,
एक एक कलर बेस देते हैं, लेकिन उसके अंदर एक गोंड आर्ट का पहचान है, जिसमें आप अपने अपने तरीके से डिजाइन करते हो। एक सिग्नेचर कहना चाहिए जिसको, अ, वैसा होता है। तो हर आर्टिस्ट का एक डिजाइन होता है। वैसे ही जनगढ़ चाचा का एक डिजाइन था जो पॉइंट पॉइंट होता था, जिसको हम उसमें डिजाइन करते थे। तो वही काम करना शुरू कर दिया था और ऐसे ही करते रहा। उसके बाद अ, वो आउट ऑफ स्टेशन, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, इधर कलकत्ता, कई जगह जाते थे और अपना एग्जीबिशन लगाते थे। और बम्बई जाते थे, कलकत्ता जाते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, अपना वर्कशॉप करते थे, एग्जीबिशन करते थे। और जो भी ग्रुप में उनको काम करना होता था करते थे। तो मुझे वो बोलते थे कि मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक तुमको टाइम मिलता है तो वो रात में तुम अपना स्केच करो, अपने जैसा काम करो और कुछ अलग से करना, मेरे जैसे मत करना करके वो छोटे छोटे पेपरों में बोलते थे कि पेपरों में काम करना, कुछ स्केच करो अपने तरीके से। तो मैं करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं जो भी काम किया था, 5-6 काम करके रखा था, फिर वो ऐसी दिल्ली ले गए। और दिल्ली ले जाने के बाद मेरा काम ही सेल कर दिया, तो मुझे एक लालच सी आई और मैं अपना काम शुरू करने लगा। और वहीं से काम शुरू शुरू किया है, समझ लो कि वही लालच से किया। और मुझे लगा कि मैं काम कर सकता हूँ। और उन्होंने मेरा मेरा तारीफ भी किया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा काम पसंद किया जा रहा है करके। तो मुझे अच्छा लगा और वहीं से काम शुरू किया। जी। अ, सर, आप प्रधान गौंड हैं और जो कि संगीतकार होते हैं, तो क्या इसका कुछ प्रभाव आपके चित्रकारी पे आया? जी जी जी। प्रधान एक गोंड जाति का, गोंडों का एक उपजाति है। प्रधान जो है ना, गोंड ही है, लेकिन उनका उपजाति हम लोग प्रधान करते हैं। जो हम लोग हैं प्रधान, हम लोग अ, हमारी जो जाति है वो अ, बाना, बड़ा देव बोलते हैं हम लोग। बाना एक म्यूजिक है, म्यूजिशियन है, वाद्य है, जिसको हम बजाते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो और अभी भी बजाते हैं। तो उसमें उसमें गोंड राजाओं की कहानियां होती हैं, धरती की उत्पत्ति कैसी हुई वो होते हैं, चांद सूरज कैसे जन्म हुआ वो बताया जाता है। आदिवासियों के जो गीत हैं, संगीत हैं, त्योहार हैं, बहुत सारे किस्सा कहानियां हैं, वो उनमें गा के वो लोग बताते हैं। उससे हम लोग मैं कहूँ तो मैं थोड़ा बहुत सुना है उनसे। तो उनको मैं देखता हूँ कि कैसे रहा होगा, धरती की उत्पत्ति कैसी हुई होगी, हमारे जो पूर्वज हैं कैसे उनको बनाया गया होगा। कौन राजा एक दूसरे से एक राज से दूसरे राज कैसे वो लड़ते थे और कैसे जीतते थे, ये वो गा के बताते थे। तो मैं ये जो कहानी है, इनमें थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि शायद ऐसा रहा होगा, शायद ऐसा बना होगा, तो उसमें बनाने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारे पेंटिंग मैंने बनाया है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बुक भी बनाया है, जो जी। क्रिएशन है। ये जैसे ये बुक है क्रिएशन, जो धरती की उत्पत्ति, पेड़ पौधे। ओके। सर, काम में मॉडर्न चित्रण का प्रभाव देखा जाता है आपके कामों में। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? आप इस बारे में कुछ बताइए। आ, ये आर्टिस्टों का, और जो आर्ट के बारे में जो जानते हैं, जो कला प्रेमी होते हैं, जो कला के बारे में कुछ अच्छा और बुरा समझते हैं, और उसको जो आर्ट क्रिटिक होते हैं, जो जानकार होते हैं, वही लोग बोलते हैं कि मेरे काम में कुछ मॉडर्न आ रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ कंटेम्प्रेरी दिख रहा है। तो आज के ज़माने में हम थोड़ा बदलें, कुछ नया करें, हमारे जड़ में रह के
हमारी धरती में रह के, हमारी परंपरा के साथ जुड़ के अगर कुछ नया करते हैं तो मुझे लगता है वो कोई बुराई नहीं है और अच्छा अच्छा ही है। और इसमें नयापन आना चाहिए और उस हमारे काम को कुछ कंटेम्परेरी दिखाना चाहिए, कुछ लेकिन हमारा हमारा बैकग्राउंड रहना चाहिए, हमारी परंपरा साथ में जुड़ी रहे, हमारी कहानियां जुड़ी रहे और उसको हम नया तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं करीबन 6-7 सालों से मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अ, बहुत सारे लोग उसमें कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि ये तो गोंड आर्ट नहीं हो रहा है, कुछ नया लग रहा है। तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगता कुछ, क्योंकि हम लोग एक ही चीज को दिखाने से अच्छा है कि उसको थोड़ा सा नया चीज दिखाएं, क्योंकि लोग भी नया चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं, क्योंकि गोंड आर्ट में एक ही चीज दिखता है। हम लोग जो डिजाइन बनाते हैं, एक पेड़ पौधे बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, जीव जंतु बनाते हैं, तो उसके साथ जोड़ के कुछ कंटेम्प्रेरी काम भी अगर हो जाए, जैसे बैकग्राउंड होता है, किसी दूसरे आर्टिस्ट का सोच है या विदेशी आर्टिस्टों का सोच है, जो जो पढ़ाई करते हैं, आर्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, और उनका अगर थोड़ा बहुत करके और हम अगर कहें कि हम अपने आर्ट में, हम गोंड आर्ट में इसको कैसे ला सकते हैं, तो उसको हम कभी कभी हम लाते हैं, जो अपने आर्ट के साथ जोड़ के कैसे लगेगा करके कोशिश कोशिश है। और अभी तक मैं कोशिश ही कर रहा हूँ और मैं सीखता रहता हूँ बहुत सारे आर्टिस्टों से, बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे जो कहानीकारों से जो बोलते हैं उनसे। तो अभी करता हूँ आगे, अभी करना है, अभी तो अभी शुरुआत किया है। सर, आपने द लाइफ ऑफ ट्री नाइट और लंदन जंगल बुक जैसे बुक्स के लिए बहुत सारे चित्र बनाए। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस बारे में हमें कुछ बताइए। नाइट लाइफ ट्रीज तो हमने बाद में बनाया था, लेकिन पहले हमने लंदन जंगल बुक बनाया था। लंदन जंगल बुक पहले मैं पेंटिंग करता था, लेकिन बुकों का सिलसिला एक एग्जीबिशन किए थे हम लोग दिल्ली में, मॉडर्न आर्ट गैलरी में, और उसमें मेरी पेंटिंग लगी थी, जिसमें एक पेंटिंग को महिला ने खरीदी और उस पेंटिंग को ले जाके तारा बुक्स पब्लिशर को दे दिया। वो उन्हीं के साथ काम करती थी, तो आ, वो काम उनको पसंद आया और मुझे उन्होंने बुलाया एक वर्कशॉप में। बल्कि मुझे ही नहीं, 3-4 आर्टिस्ट थे, गोंड आर्टिस्ट, और इटली के आर्टिस्ट थे, और चेन्नई के आर्टिस्ट थे, पौंडीचेरी के आर्टिस्ट थे, और हमें भी बुलाया। और उसमें एक दूसरे के बारे में जानना समझना, एक दूसरे के आर्ट के बारे में समझना जानने के लिए बुलाए थे वहाँ। तो किसी ने बोल दिया था कि भज्जू लंदन जा चुका है करके, तो मुझे लंदन के बारे में उन्होंने जानकारी लिया, पूछा कि लंदन कैसा था, लंदन जब गए तो क्या क्या कैसे लोग मिले, उसके बारे में आप बताओ करके। तो मैं उनको एक स्टोरी बताने की कोशिश किया और उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला पेंटिंग कर सकते हो क्या। तो मैंने कोशिश किया, 3 महीने तक लगभग उसको काम करने की कोशिश किया, और वो पेंटिंग और वहाँ के जैसे ये ये वाला बुक था, तो जी। हमने बनाया। तो इस बुक को बनाने के बाद हमको लंदन वाले ने बहुत खुश हुए, वहाँ की जो म्यूजियम ऑफ लंदन वालों ने हमें दोबारा से बुलाया, और उस बुक को वहीं एग्जीबिशन किया। 1600 मेरे पेंटिंग का हुआ और ये बुक का भी शो हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत तारीफ मिली उस बुक से ही, मुझे नाम और पहचान मिला। जो भी आज मुझे जानते हैं लोग बाग, वो लंदन जंगल बुक से जानते हैं और बुक से ही जानते हैं, लेकिन पेंटिंग से जानते थे। लेकिन ज्यादातर मुझे जो भी मिला है नाम और इज्जत मिला है
वो बुक से मिला है। जी। सर, आप हमें आपकी पहली लंदन यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, आपने पढ़ा होगा लोगों ने। मैं एक्चुअली क्या है कि आज 18 साल हो गया, 17 साल हो गया बुक को बना हुआ, और मैं हर बार बताता रहता हूँ, लोग हंसते रहते हैं मेरे बारे में। अ, जैसे एक गांव का आदमी शहर में आता है और शहर से वो अचानक ट्रेन में बैठता है, जो कभी ट्रेन में नहीं बैठा था, वो बस में बैठा और बस से भोपाल आया, भोपाल से दिल्ली जाता है, काम करता है, और अचानक उसको विदेश जाने के लिए मिल जाए तो कैसे लगेगा। तो ये मेरी जिंदगी में आया, और मैं भी वैसे ही था कि मुझे लगा कि जो हवाई जहाज ऊपर देखता था, जिसमें बैठूंगा, तो उसमें एक दिन बैठता हूँ और उड़ता हूँ, तो वहां जो मुझे लगता है कि जो बदल मैं ऊपर देखता था, उसमें वो बदल नीचे आते हैं, और लंदन का जो टाइम है, लंदन के लोग हैं, उसको ही इस बुक में बनाने की कोशिश किया है। बाकी तो मैं बुक में सारा चीज लिख दिया हूँ, लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, मैं बहुत सारे हर बार उसको बताता हूँ हर बार, तो और क्या बोलूं। ठीक है। कुछ जो पर्टिकुलर एक दो किस्से जो आप हमें सुनाना चाहें? हाँ हाँ, जी। ये जैसे हमने ये बिग बैन जो बनाया था, मुर्गा जी। और टाइम का मैंने बनाया था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया था। दूसरा अ, केचुआ, हमारे हमारे स्टोरी में धरती का राजा केचुआ होता है, पताल द्वीप का राजा। वो जो गाने वाले हैं वो बताते हैं कि पताल द्वीप में नील रानी रानी नाम का एक केचुआ है जो राज करते हैं। वैसे ही लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन चलते थे, तो उसको देखने के बाद मुझे एक याद आया कि धरती के अंदर ये भी हैं, और वहाँ के जो सरकारें हैं, वो उस चीज को बचाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हैं, ऐसा हमने सुना है। तो उसको ही मैंने बनाया था। और रही बात स्टेशन में, अ, जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में जब गया था, तो बहुत सारे भीड़ को दिखाया था मैंने, आपको आपने देखा होगा, बुक में देखा होगा। जो जी। पहली बार आप घुसते हो एयरपोर्ट के अंदर, घुसते हो, सील का महत्व है, और सील अगर नहीं है तो आपको जाने नहीं देंगे, और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बहुत सारे चेकिंग चेकिंग हो रहा है, बहुत सारा भीड़ है जो हमने कभी देखा नहीं था। वो चीज को मैंने दिखाने की कोशिश किया। और पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे इत्यादि नजर आते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, ठीक, ये इसका इसका जो चीज हम देखते हैं, जो उठते हैं दिखते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उसको ही ज्यादातर लोगों ने बनाया है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री जनगण सिंह श्याम ने उसको शुरुआत दिया है। और तो जो चीज वो बनाते थे करते थे, वैसे ही शुरुआत हुई है। और उसके बाद जानवरों की स्टोरी है, जंगलों की स्टोरी है, पेड़ पौधों की कहानियां हैं। तो जो चीज देखते हैं, बैठते हैं, जिसके साथ जीते हैं, रहते हैं, आ, उसको ज्यादातर वो हम लोग बनाते हैं हमारी पेंटिंग में। इसलिए उसके आप देखेंगे पेड़ पेड़ बहुत हैं, जानवर बहुत हैं,
तो इसी को देख के हम लोग बनाते हैं, जी। क्योंकि जानवरों के साथ भी कहानियां हैं, पेड़ पौधों के साथ भी कहानियां हैं, और सच कहूं तो लोगों को पता है जो चीज हम बनाते हैं कि और आर्टिस्ट को मतलब और जो काम होते हैं, और जो जैसे मधुबनी है, वारली है, कंटेम्प्रेरी है, इसमें ज्यादातर अलग चीज होते हैं, लेकिन हमारे जो हमारे गोंड प्रधान की पेंटिंगों में जीव जंतु पेड़ पौधे ही होते हैं, और ये पहचान है हमारा, जी। एक गोंड आर्ट का पहचान ही है। सर, आप प्रधान समाज में परिचित लोक कथाएं के ऊपर अपने चित्रण भी बनाते हैं, तो यह एक कल्पना होती है या आपकी ये स्टोरीज पे बेस्ड देवी देवताएं? हेलो। एक तो ये जो गाने वाले होते हैं ना, जो गा के बताते हैं, और हमारे जो पूर्वज है ना, जो बुजुर्ग हैं, जी। वो लोग हमारे देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, और हमारे जो म्यूजिशियन है, जो जो बाना बजाते हैं, बड़ा देव का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमारे देवी देवता ऐसे हैं, हमारे देवी देवताओं को ऐसा पूजा जाता है, हमारे देवी देवताओं का हर साल या 3 साल के बाद ऐसे पूजा किया जाता है, और हमारे देवी देवताओं को हर साल जो है ना, एक साजा पेड़ है जिसके पत्तों से हम लोग खाना देते हैं, जिसके पत्तों से में खाना देते हैं, उसके बाद हम लोग खुद ही खाते हैं, जिसको बोलते हैं नवा खाना। और शादियों के टाइम में अलग चीज होता है, और अलग अलग चीजें हैं जो गौण पूजाओं का कैसे किया जाए, उसको ही देखने की बात करते हैं। और हम लोगों का कोई देवी देवता, कोई मूर्ति पूजा ऐसा कुछ नहीं होता, एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जिसमें हम लोग बताया जाता है कि यहाँ ये देवता है और इस जगह में ये देवता है, और उसको हम पूजा करते हैं। हमारी कोई मूर्ति नहीं है हमारी देवी देवताओं का। हम जंगल में जाते हैं तो हम जंगल की पूजा करते हैं, जंगलों के पत्तों से बात करते हैं, पत्थरों से बात करते हैं, धरती से बात करते हैं, नदी में जाते हैं तो नदी से बात करते हैं। तो ये सब देवी देवताओं से इनको पूछते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं। हर आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से बताता है कि इसको कैसे बनाया जाए। मैं अपने तरीके से अपनी पेंटिंग को बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा है, रहा होगा या ऐसा होगा करके। तो सब लोग अपने अपने तरीके से कल्पना करते हैं, और अभी लगभग 25 आर्ट हैं जो अच्छा काम। सर, आपकी चित्र शैली दूसरे कलाकारों से किस तरह अलग है? मैं स्टोरियों में बनाता हूँ काम। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पेड़ पौधे जीव जंतु तो बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। तो ये तो आप ही लोग और जो कला के जानकार हैं कि वो बताएंगे कि अलग कैसे है। मैं तो अपना गोंड आर्ट ही कर रहा हूँ, और मैं कुछ कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, कुछ नए आर्टिस्टों से सीखने के बाद, कुछ नया स्टोरी सीखने के बाद कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, और उसमें अपने अपने स्टोरी को जोड़ता हूँ उसके साथ। तो अलग मैं नहीं बता सकता, ये तो कला के जानकार और पेंटिंग के जानकार और आर्ट के बारे में जो जानते हैं वो लोग बताएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं कि कुछ थोड़ा सा नयापन हो, और जैसा दिख रहा है हमारे, लेकिन हमारी पेंटिंग के साथ बना रहे, हम जड़ के साथ रहे, हमारी परंपरा के साथ बने रहे, लेकिन थोड़ा नया हो। तो जैसे बेस की बात आ जाती है, कई बार स्केच की बात आ जाती है, कई बार जीव जंतुओं के अगर हम बनाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे बनाते हैं, तो पेड़ों को बनाने का एक स्टाइल चेंज हो जाए। हम अगर पत्ते बनाते हैं तो पत्तों के अंदर ड्राइंग कैसे किया जाए। जैसे अभी पहले हम लोग कलर से काम करते थे, फिर ब्लैक एंड व्हाइट काम करते थे, अभी मैंने ग्रे में काम करना शुरू किया है। तो ये सब लोगों को पसंद आया है। मैं इसको डिसीजन नहीं कर सकता कि मेरा काम कैसे अलग हो रहा है।
ये तो सिर्फ कला के जानकार ही बता रहे हैं कि आपका काम अलग है। जी। सर, क्या आप स्वामीनाथन जी से मिले हैं? क्या आप उनके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी, स्वामीनाथन से मिला हूँ, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल काम नहीं करता था, सीखता था। जनगढ़ चाचा के साथ ही काम था और उसको मैं देखा हूँ, भारत भवन में देखा हूँ, भोपाल में जनगढ़ चाचा के यहाँ आते थे वो लोग, तो वहां भी देखा हूँ। तो उसके साथ मेरी बात नहीं हुई। मेरे से सीनियर आर्टिस्ट, मैं तो जूनियर हूँ, मेरे से सीनियर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो लोग उनके साथ बात किए हैं। ज्यादातर जनगढ़ चाचा का ही काम किया है, सीनियर स्वामीनाथन के साथ मैं काम नहीं किया हूँ। वो आते थे, बैठते थे, मैं बहुत जूनियर था उस समय। ओके। सर, कुछ क्वेश्चंस हम लाइव से लेंगे। भारत में अन्य लोक कलाओं के बारे में आपको क्या महसूस होता है? देखिए, सब अलग अलग, जैसे वारली है, मधुबनी है, अलग अलग जो आर्टिस्ट है, काम है, कला है, वो अपने अपनी जगह में सही है और काम कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं। मैं उन्नति जी, ज्यादा मैं कला के बारे में और आर्ट आर्ट के बारे में ज्यादातर नहीं जानता, लेकिन वो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं। और हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी देश की संस्कृति है, हमारी जो अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोगों के कहने के तरीका है, वो अपने अपने तरीके से कहते हैं। मुझे ज्यादातर मैं दूसरे के आर्ट के बारे में ज्यादातर मैंने ज्यादा नहीं जान पाऊंगा, लेकिन मैं अपने आर्ट के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत जानता हूं तो उसको बताऊंगा। लेकिन कुछ और जैसे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उनके साथ हम काम करते हैं, बैठते हैं, तो उन्हीं से सीखता हूं। और अपने जो और मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, जैसे लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, कुछ फाइन आर्किटेक्ट डिजाइनर हैं, इनके साथ काम करते हैं, कुछ स्क्रीनिंग का काम करते हैं, तो इनके साथ करने के बाद मैं कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ अपना काम। लेकिन ये जो और आर्टिस्ट हैं और जो कला है, वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पूरे देश में जैसे मधुबनी है, वारली पेंटिंग का अभी सबसे बड़ा नाम है। वारली पेंटिंग बहुत अच्छा हो रहा है, सब जगह उसका नाम हो रहा है। कुछ 15 सालों से हमारे जो जैसे गोंड पेंटिंग है, वारली पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, ये पेंटिंगों का नाम जो है ना, बहुत पूरे देश में नाम हुआ है। तो पहले क्या होता था, कंटेम्परेरी और मॉडर्न आर्टिस्ट को ही काम को ही ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 सालों से लगभग ये हमारी जो गोंड कला है, कलाओं को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है अलग अलग देशों में। आज कहूँ तो हमारे जो गोंड आर्ट के बारे में बताऊंगा, तो गोंड आर्ट जो है ना, पूरे देश में उसका नाम है। पूरे दुनिया में मैं अलग अलग देशों में जाता हूँ और वहां मैं अपनी बात कहता हूँ, तो उससे पता चलता है। और ये इसका इसका श्रेय ये जाता है कि ये बुक से गया हुआ है, इसको लोग पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं, हमारी परंपरा के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और उससे हमारी परंपरा पूरी दुनिया में फैली है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। सर, आप अपने काम में कल्पना ये या रोजमर्रा की चीजों को कितना बनाते हैं? मैं जो देखता हूँ रोजमर्रा की चीजों को, मेरी पेंटिंग में आप देखा होगा, जो जरूरतों की चीजें हैं, उस चीजों को मैंने बहुत ज्यादा बनाया है। मैं आप अगर देखे होंगे, कुछ ना कुछ काम देखे होंगे, जैसे हमारे बड़ा देव है, हमारा हल है, हमारा बहुत सारे किसानों की जो जरूरतों की चीजें हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, वैसे हल है। तो ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आज म्यूजियम में देखने मिलता है, गैलरियों में, संग्रहालय में देखने की मिलता है। तो उन चीजों को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत महत्व है, जिससे हमारी पहचान है, उनसे ही हमारी पहचान है। तो उनको मैं बनाता हूँ, और उसको कौन सी जगह बनाया जाए,
कौन सी स्टोरी में बनाया जाए। जैसे अगर हम संग्रहालय की बात करते हैं तो संग्रहालय में हमारे पूरे आदिवासियों की जो जरूरतों के सामान है उसको संग्रहित किया गया है और उसको रखा गया है, किस तरीके से रखा गया है उसको देखता हूँ। और हमारे गांव में वो किस तरीके से रहते थे और संग्रहालय में किस तरीके से रखा जाता है, वो चीजों को देख के मैं बनाता हूँ और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनको मैं, उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है और उन्हीं से हमारा पहचान है। तो कई बार बनाने की कोशिश करता हूँ नया तरीका से कैसे बनाया जाए। सर, आपको जब पता चला कि आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है, तो आपकी पहली प्रक्रिया क्या थी? अरे क्या बात है। अ, ये 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 बहुत गर्व की बात है उन्नति। हमारे हमारी परंपरा के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे जिला के लिए, हमारे परंपरा के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए ये हमारी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ऐसा हमें लगा। और ये तपस्या था बहुत सालों का हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम जी का, जिन्होंने इस आर्ट को लाया और इतने पूरे देश में फैलाया और उसको आगे बढ़ाया। उसको ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन मैंने उसको बुकों के थ्रू आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये प्रतिक्रिया ऐसा था कि हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात थी, हमारे परंपरा के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए। और ये पद्मश्री का जब घोषणा हुआ तो हम लोगों को कितनी खुशी हुई थी और हमारे समाज को कितनी खुशी हुई तो हम ही बता सकते हैं। हमें क्या बताऊं अब मैं उसके लिए। और ये हमारा, और ये मेरा नहीं था, ये मेरे समाज का, पूरे हमारे संस्कृति, हमारे माँ बाप, हमारे धर्म का सम्मान था। के लिए रंग कैसे चुनते हैं? ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारी परंपरा के हिसाब से ही रंग चुनते हैं। हमारे परंपरा में हमारी परंपरा में पहले जो है ना, महिलाएं काम करती थी दीवारों में जो ठीकना होता था, जो गेरू मिट्टी है, काली मिट्टी है, सफेद मिट्टी है, इन मिट्टियों को वो जो काम करते थे उन्हीं कलरों को मैं कोशिश करता हूँ कि यही कलर हो, लेकिन नए तरीके से कैसे दिखाया जाए। तो उनको ही बनाने चाहता हूँ जो मिट्टियों से जुड़ा हो, हमारी धरतियों से जुड़ा हो, उसको ही हमारी परंपरा के साथ जुड़ा हो, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक एक चीज दिखाऊंगा जो जैसे हम लोग जो भी बनाते हैं, ये एक एक बुक है, ये ऑरेंजेस ऑफ आर्ट, ये हमारे पूरे पाटनगढ़ का है। और इसमें पूरे साल में हमारे किसान काम करते हैं, हमारी महिलाएं क्या काम करती हैं, इसको ही इसमें बनाए हैं हम लोग। और ये एक कोदाई मस्तु का है, जापान का, और मैं हूँ उसके साथ, दोनों हमने इस बुक को बनाया है। इसमें अलग अलग स्टोरी हैं जो पूरे हमारे परंपरा से जुड़ी हुई कहानियां, हमारी धरती की मिट्टी और सारी चीज जो कहानियां हैं उनके साथ ही जोड़ के हम बना। सर, अभी कोरोना काल में आपका लॉकडाउन डाउन के टाइम के तहत क्या दिनचर्या हो गई है? क्या इसमें आपके कला पे कुछ प्रभाव आया है? लॉकडाउन में देखिए, हमारे लिए प्रभाव तो ये है कि सब चीज बंद हो गया, घर के अंदर ही हम लोग रहे और बहुत सारा सामानों का दिक्कत हो गया। कलर नहीं मिल रहा था, कैनवास नहीं मिल रहा था, एक घुटन सी हो रही थी अंदर में ही, और अभी भी हो ही रही है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि कोरोना जो बीमारी है, मुझे लगता है कि एक प्रकृति से छेड़छाड़ है। प्रकृति से छेड़छाड़ जैसे चाइना के लोगों ने किया है, वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़। मैंने एक पेंटिंग बनाया है सरकार के लिए, अभी आईसीसीआर के लिए। तो मुझे लगता है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़, जैसे अगर हम कहें कि कोई नदी को रोक देना, किसी बांध को, पहाड़ को तोड़ना, रोड को बंद करना, किसी को अलग अलग चीज ऐसे कर देते हैं ना, तो उससे जो है ना
प्रकृति से आप छेड़छाड़ करोगे तो उसका परिणाम उल्टा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उन्होंने अ, बिना जाने समझे कुछ मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ उन्होंने बनाने की कोशिश किया, कोई दवा बना रहा, कोई कोई क्या वैक्सीन, कुछ चीज बनाया, जो भी चीज बनाने की कोशिश किया जो वो खतरनाक हो गया। कला पर घटनाओं का क्या क्या असर होता है? के बारे में तो हेलो। जो आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जो जानकार आर्टिस्ट हैं, वही बता पाएंगे। उन्नति, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में। सर, आपके प्रेरणा स्रोत क्या क्या रहे हैं? प्रेरणा मेरे आदरणीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम जी से ही को ही मानता हूँ। और मैं प्रेरणा उनसे लेता हूँ जो कोई कहानी बताता है, जो गा के बताता है, जो खेतों में बोलता है या गाना गाते हैं, या पहाड़ों में जब जाते हैं, फिर जंगलों में जाते हैं, नदियों में जब जाते हैं तो वहां से जो झरना निकलती है, और जंगल में अगर जाते हैं तो वहां से जो कहानियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहानी गा के बोलते हैं, उनसे ही मैं प्रेरणा लेता हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ कि शायद ऐसा रहा होगा, ऐसा बना होगा। तो जैसे ये हमारे जो कहानीकार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो गा के जो बताते हैं, वो लोग बोलते हैं कि धरती के 7 खंड, धरती जो है ना हमारा 7 खंड था, और इसके इतने खंड थे जिसमें जल था, सोना था, मिट्टी था, चांदी था। ये जो धरती के अंदर जो जो सामान थे, तो उनको जो गा के जो बताते हैं, धरती के 14 खंड थे, उसको जो बताते हैं उसी को मैं सुनता हूँ, और उसके बाद वहां से प्रेरणा लेता हूँ कि शायद ऐसे रहा होगा, ऐसा होगा, तो उनको बनाने की कोशिश करता हूँ। और जहां से मैं बच्चों से भी सीखता हूँ, अलग अलग जगह में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ या देश में जाता हूँ, तो मैं बात करता हूँ, तो वहां से मैं बहुत सारे बात सुनता हूँ, तो उनको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अपने तरीके से कैसे बनाया जाए। जैसे क्रिएशन में ना, क्रिएशन में जी। ये बुक है, जिसे इसके जी। 14 14 खंड है, लेकिन ये 7 खंड दिखाया है मैंने। इसमें धरती है, इसमें मिट्टी ओके। है, इसमें फसल है, अलग अलग चीजें हैं, जिसको मैं धरती के 14 खंड नहीं बना के 7 खंड बनाया है। धन्यवाद। आज आपने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल के हमें, हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच। फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका बहुत बहुत आभारी है। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं अपनी बात कह पाया, थोड़ा बहुत जो भी कह पाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्नति। थैंक यू सो मच सर। कल हमारे साथ मोना राय मैम होंगी। कल शाम 5 बजे हम फिर मिलते हैं।